देखो, जब भी एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ो, तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, उस एस्पेक्ट को अगर देखोगे, वैसे हमेशा तैयारी में 3 सेक्शन क्रिएट करो। 2 लाइन खींचो, 3 सेक्शन बन गया। ठीक। पहले सेक्शन में क्या लिखोगी? पहले सेक्शन में लिखो एग्जीक्यूटिव। इसको कहो कार्यपालिका। ठीक। दूसरे सेक्शन में क्या लिखोगे? लीजिस्लेटिव। पूरे लिखिए लेजिस्लेटिव, है ना? इसको क्या कहोगे? विधायी। और तीसरे में जुडिशरी क्या हो जाएगा? न्यायपालिका, है ना? अब इसको देखोगे तो तुम पढ़ चुके हो पहले, हम तुमको तीनों पढ़ा चुके हैं। इन तीनों को जब तक आप बहुत ही फंडामेंटलिज्म, इसका एस्पेक्ट बहुत कंसेप्चुअल नहीं होगा ना, चीजों में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इसके जो थोड़े मोड़े ड्रॉबैक हैं वो क्वेश्चंस के में दिखते हैं, जो आपको नहीं समझ में आता है। आर्टिकल 52 में एक राष्ट्रपति होगा, ये कोई ठीक, जो उसके कंडीशनल अप्रोच होते हैं, जैसे इन इम्पीचमेंट की बात की, आर्टिकल 61 की बात, जैसे चुनाव के समय में वोट को कैसे बैलेंस किया जाता है, एकल संक्रमणी और ये सब बताए होंगे कभी ना, ये सब चीजें जो इसके पॉस्चर हैं और जो इसके अंदर वैक्यूम है। जैसे बड़ा एग्जांपल आपको दें कि हवा हर तरफ, हवा है ना हर तरफ, क्यों? बिना हवा के तो है ही नहीं मामला। हवा चारों तरफ, हर तरफ है। लेकिन अगर गाड़ी का पहिया पंचर हो जाए, साइकिल का पहिया पंचर हो जाए, तो अगर हम ट्यूब निकाल के इसे हवा में कर दें तो हवा उसमें भरती नहीं है, क्योंकि हवा है, हवा चारों तरफ। लेकिन अगर हम उसको छुट 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 खोल दें कि इसमें हवा चली जाए, तो हवा कहाँ कैसे काम करेगी, ये एक इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर भी है। आप समझ गए ना? तो वैसे ही कुछ टेक्निकल ग्राउंड जो हैं राज व्यवस्था के भीतर अलग अलग हिस्सों में आपको दिखते हैं। एक प्रकार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैकेनिज्म, उसका जो रूल है, उसका जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि रख रखाव करने का जो परिप्रेक्ष्य है, अगर उसमें आप जरा सा बेईमानी हुई तो सवाल गलत है। तो राज व्यवस्था की टेक्निक, उसका मैकेनिज्म, उसके टूल्स और उसके मेंटेनेंस को कवर अप करने में ही थोड़ा समय लगता है। बाकी आर्टिकल 1 में लिखा है, 2 में लिखा है, 4 में या 10 में 20 50 में ये लिखा है, ये तो ऐसे ही है, वो तो ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन आता है तब आप कैसे उससे परेशान हो जाते हैं? क्वेश्चन इसीलिए परेशान करता है क्योंकि आप उसके मैकेनिज्म और उसके इंस्ट्रूमेंटल जो बिहेवियर है, या कहा जाए उसके टूल्स को ठीक से असेंबल नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते। ठीक है ना? तो इम्पीचमेंट की अपनी एक टेक्निक है। वोट को कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उसका अपना भी एक मैकेनिज्म है। ऐसे सबको करते कराते आप जब अवगत हो जाते, अरे भाई आर्टिकल छोड़ो, आर्टिकल अगर तुम भूल भी गए ना, अगर मैं एग्जामिनर हूं तब भी तुमको नंबर दे दूं। बात तो कहो भाई, जिस आर्टिकल में बात कही गई है वो बात अगर आप कह रहे हैं तो हमें तो बात चाहिए ना। भाई आर्टिकल तो एक फैक्ट है, छोटा सा आयाम है, नहीं ध्यान में आया होगा, लेकिन बात तो पता है ना आपको।
आप समझेंगे नहीं, कभी कभी बहुत संभाल के रखने पे, आप घर में अपने जीवन में देखे होंगे, कभी कभी बहुत सारा कोई सामान है बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको आप संभाल कर ऐसा रख देते हैं कि आप खुद नहीं पाते। वो असावधानी के कारण नहीं है ऐसा, आप ढूंढ रहे हैं मिल नहीं रहा, ये आपकी असावधानी नहीं थी, यह उसके प्रति जो आपकी सुरक्षा थी, जो उसके प्रति उसकी महत्ता और चिंता थी, उसके कारण ये गड़बड़ हो गया। तो कभी कभी आप जब लिखते हैं तो आप पूरा कंसेप्ट क्लियर है, उसका इंटेंसिव एनालिसिस आपके पास, एप्लीकेशन पता है, लेकिन थोड़ा सा यार कहीं गड़बड़ा गया कि आर्टिकल भूल गए, कंफ्यूज हो गए, मान लिया ये 54 में था कि 55 में था कि 56 में था कि 58 में था, मान लिया आपको थोड़े से कहीं डिलेमा में चले गए। एग्जाम का प्रेशर हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है ये सब पॉसिबल, लेकिन आप जो कहना चाहते थे उससे एग्जामिनर गदगद है। हाँ ठीक है, लड़के को समझ गए, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना बेरुखी अपनाए, हम हो तो नहीं नंबर नहीं काटे। मतलब आपने उसको बड़ी सावधानी से रखा था, इसलिए वो वस्तु नहीं पाए। अब इसमें लापरवाही का आरोप लगाना ठीक नहीं। क्यों ऐसा हुआ है? घरों में आप देखेंगे कि कभी कभी ऐसी जगह रख देते हैं आप उसको कि हमारे अलावा कोई पाए ना, और आप ही नहीं पाते हैं, बाकी सब पा जाते हैं उसको, क्योंकि बड़े शिद्दत से सब खोजते हैं। हाँ क्यों चला ढीला है आज, है ना? हाँ, ढीला है ना, कोई बात नहीं, अभी कसते हैं। अब जैसे ये तीन आपने अपने पढ़ने में 3 चित्र बना लो ना। अरे तुम लोग संविधान को अपना बड़ा भाई समझो, संविधान इस देश का सर्वोच्च कानून है, उसी से, उसी विधि व्यवस्था से हम संचालित होते हैं, सरकारों को यही ताकत देता है, सरकारें इसी के अनुशासन में अपने कृत्यों को अंजाम देती हैं। इवन सरकारें, विधायिका हो, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जनता सब कुछ के लिए बोल रहे हैं, है ना? तो यह आपका अपना कानून है, इसको बनाए रखने, इसको मानने, इसको सर पे बिठाए रखने से आप ही का भला। कई लोग जो संविधान के साथ गफलत में रहते हैं, कानूनों का उल्लंघन करते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, वो ये भूल गए हैं कि सबसे पहले नुकसान उनका होता है। ये हमारी टैगलाइन बहुत पुरानी है बच्चा, बहुत पुरानी, बहुत पुरानी। जब हम लोग बीएससी वगैरह में पढ़ते थे बहुत साल पहले, तब हम ये सोच के चलते थे कि नहीं पढ़ने पे पहला फायदा किसका, अब पढ़ने का पहला फायदा किसका। हमने पाया कि पढ़ने का पहला फायदा आपका, और नहीं पढ़ने का पहला फायदा समाज का। आस पड़ोस आप क्यों चाहेगा कि आप कलेक्टर बने? हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि दुनिया के हर इंसान आपकी सफलता से खुश होने के लिए तैयार बैठा है। 2-4 लोगों को छोड़ दीजिए तो सब दुखी ही होंगे। तो आपके पढ़ने का पहला फायदा, चलो छोड़ देते हैं सबको, लेकिन आपके पढ़ने का पहला फायदा आपको, और नहीं पढ़ने का पहला नुकसान आपको। अगर ये फिलॉसफी तय हो चुकी है और ये एक्यूरेट, करेक्ट और बिल्कुल रिलेवेंसिव, उसके बाद अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं, इस नियम का, अगर नहीं पढ़ने वाले नियम में चले जाते हैं, तो भरी जवानी माझा ढील, जवान तो भरपूर रहेंगे लेकिन सब कुछ ढीला रहेगा। और इस फिलॉसफी को आपने अंगीकृत कर लिया कि नहीं पढ़ने का नुकसान पहला हम ही को होगा, तो जाहिर है पढ़ने का फायदा लेना चाहिए, तो जवान रहेंगे, गबरू जवान रहेंगे। और जवानी में तो ऐसे बिना नहाए भी सुंदर लगता है। नहीं नहीं, वो तो है ही, क्यों भाई, है ना? तो अगर आप जो है, नहीं 20-22 साल का आदमी, तो नहाने की क्या जरूरत, बिना नहाए ही सुंदर। हाँ तो तो कुछ संवारने की जरूरत है, बाल सफेद नहीं होते ना काले करने, ना कुछ करने हैं ना आपको। आईना बहुत देखता है, हालांकि सुंदर होता है, बट आईना बहुत देखता है उस टाइम। तो अगर आपने उस समय संवार लिया, तो बाकी का जब उम्र ढीली होगी तो कसाव बना रहेगा। पढ़ाई का बड़ा
सितम है, सितम। पढ़ाई जो है सितम भी ढाती है। देखो यार, ऐसा समझो, आज की दुनिया, वैसे हमारी फिलॉसफी थोड़ी चेंज भी हो गई है हल्की सी। कल हमसे एक सज्जन पूछने लगे कि साहब, और वो बहुत डिग्री लिए हुए हैं, बहुत ज्यादा डिग्री है, केमिस्ट्री से एमएससी हैं, एलएलबी हैं, बी फार्मा है, एम फार्मा है, ऐसे तमाम चीजें किए हुए हैं। तो कल ऐसे राय ले रहे थे कि सर मैं ये मार्केटिंग टाइप के काम से बहुत उब गया हूँ, हमें कुछ राय दीजिए क्या करना चाहिए। तो हमने कहा यार, आजकल लोग जो कमाई को ही महत्व देते हैं, पढ़ाई की महत्ता तो हमको यार थोड़ी सी कमजोरी होती है। अगर कोई 9वीं फेल है और वो विरासत रियासत बना सकता है तो उसको महत्व दे। आप केमिस्ट्री सेमेस्ट्री हो, एम फार्मा हो, एलएलबी हो, वो हाई कोर्ट इलाहाबाद का वो भी दिखा रहे थे, एडवोकेसी का भी वहां से उनका ऐसा है सब कुछ, और बड़े रिच फैमिली से रहे, उनके फादर भी टीचर्स वगैरह रहे, लेकिन वो वक्त का थोड़ा सा दरिया होता है ना, जो कभी कभी उछाल उबाल में आदमी यहाँ वहाँ गड़बड़ा जाता है। तो हमने कहा कि भाई अगर आप इस एज में अगर आप पढ़ाई को महत्व देते हैं तो आप खुद सोचिए कब आप क्या बनेंगे। बीएड भी है। हमने कहा आप लेक्चरर के लिए ट्राई कर सकते हैं, जो 2-4 साल में पता नहीं होगा कि नहीं होगा मालूम। आपके पास एम फार्मा की डिग्री है, आप किसी कॉलेज वॉलेज में कुछ सोचे पढ़ाने लिखाने के लिए, थोड़ी ऐसी डिग्रियां थोड़ी कम होती लोगों पर, क्या पता मौका मिल जाए, तो वहां भी 30-40 20-30 जो देगा दे देगा। मतलब अगर आप अपने डिग्री के भरोसे अब सोचते हैं कि कमाई अच्छी हो जाए, तो कमाई वही अच्छी नहीं, क्योंकि कोई 20,000, कोई 15,000, कोई 30,000, यही आपको नौकरी है। और गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप केमिस्ट्री के लेक्चरर हो जाते हैं तो भाई जो लेक्चरर को मिलता है वही मिलेगा, लेकिन वो इतना भी नहीं मिलेगा बड़ी वाइबल जिंदगी, क्योंकि आप बिजनेस बिजनेस आचा पाचा मार्केटिंग क्या करके सब देख लिए हैं, तो हो सकता पता नहीं आपका मन लगे ना लगे। तो वैसे मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, समझदार हूँ, लेकिन आपके लिए मेरी राय ये होगी कि आप कोई बिजनेस ही करो, कोई व्यक्तिगत काम ही करो, क्योंकि आप जो है कम कमाई पर संतोष नहीं करो, है ना। तो और पढ़ाई की यार वक्त इतनी गिरा दी गई है कि अब एमएससी एमएससी किए लोग 15,000 10,000 की नौकरी कर, ढेले भर का काम रह गया, कमर तोड़ मेहनत करो, उसके बाद जिंदगी कमर तोड़ गई, क्योंकि पैसा उनको मिलता नहीं। तो हमने कहा कि भारत में तो हम थोड़ा सा निगेटिव बोल रहे हैं, वैसे हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा बोलना, लेकिन पढ़ाई से यार कमाई है बहुत बड़ी। हमने कहा कि उनको उदाहरण भी दिए, हमने कहा कोचिंग, हम तो कोचिंग चलाते हैं, बहुत सारे कोचिंग है, कॉर्पोरेट हो गए, पता नहीं कहाँ का पैसा लगा रहे हैं, किसका पैसा लगा रहे हैं, चोर उचक्कों का लगा रहे हैं, डकैतों का किसका पैसा लगा रहे हैं हमें मालूम ही नहीं। हम तो अगर एक कुर्सी भी खरीदते हैं तो वो फीस का पैसा होता है, हमें तो मालूम नहीं कि व्यवसाय में कहाँ से पैसा लाया जाता है। और लोग कहते हैं इतने करोड़ का घाटा हो गया, इतना वो हो गया, उतना हो गया, हम ये सोचते हैं करोड़ का घाटा तो तब हुआ जब करोड़ आया ना, वो करोड़ कहाँ से आया। तो हमने कहा यार वो बड़ा बिजनेस तो हमको समझ में नहीं आता है, और पढ़ने लिखने में मुझे जो जितना आइडिया है अपने इंस्टीट्यूट के 20-22 साल में, छोटा मोटा है हमारा, उसी को पता। लेकिन आपको मुझे मालूम है आप नौकरी नहीं कर पाओगे, जैसे हम नौकरी नहीं कर सकते। हमको तो बड़ी छटपटाहट होती है कि हम 30 दिन कैसे काम करेंगे मतलब हम अगर किसी के यहाँ काम करने लगे 30 दिन घर से बाहर कैसे रह सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हम तो एक हफ्ते के बाद वहीं कहीं कूद काटते रहेंगे। हमें अपने मनमानी ढंग से लिखना है, पढ़ना है, आना है, जाना है वगैरह। तो खैर अब वो क्या राय क्या करेंगे वो डिसाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर आइए हम आप डिसाइड करते हैं। जब हम कार्यपालिका की बात किए थे तो आप मुझे बता सकते हैं, नाम बता सकते हैं, पहला नाम बताओ कार्यपालिका में क्या आएगा। हाँ जी, कार्यपालिका में एक नाम बताओ क्या आएगा। हाँ हाँ जी, आपने, चलो यहाँ से पहले तोड़ देते हैं। आपने जब संसद के विधायिका में 3 अंग कौन से हैं संसद के। हाँ
लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलो इसको अंग्रेजी हिंदी कर लेना, प्रेसिडेंट और राज्यसभा। यही विधायिका है, सेम टू सेम ऐसे ही कहां पर है ना, कंपेयर कर लो। यहाँ पर कहां पर है, स्टेट में। स्टेट में करोगे तो चला क्या हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ, आप क्या करोगे, विधानसभा। क्यों बच्चा, यार बात पे जाना, लिखने में नहीं, जगह कम है। और काउंसिल आ जाएगी, विधान परिषद और गवर्नर। सेम टू सेम हुआ ना। विधान परिषद हर जगह नहीं है, वो आपको बताया गया होगा, आइडिया हो गया आपका। विधान परिषद हर जगह नहीं है, जैसे उत्तराखंड विधान परिषद नहीं है, विधानसभा और गवर्नर से लिखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर विधायिका में ये हो गया है ना, ये विधायी पार्ट हो गया, यानी ये संसद, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, संसद की ये अंग कम है, ठीक। और यहाँ पर कार्यपालिका में आओ, कार्यपालिका कौन है हमारी, हाँ यार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाँ है ना, जिसका मुखिया कौन होता है, पीएम होता है, ठीक। और जुडिशरी में चले जाओगे तो जैसे यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाते हैं, जैसे पीएम है, स्टेट में कौन हुआ, अगर यहाँ मिनिस्टर हैं तो स्टेट में कौन है, वहां भी मिनिस्टर है। वहां और आदमी है क्या, दूसरा, दूसरा है कोई, है, हाँ? ठीक है ना। तो आपने जब जैसे प्राइम मिनिस्टर को पढ़ा, वैसे चीफ मिनिस्टर, थोड़ा आर्टिकल वो बदल जाता है, क्यों भाई, थोड़े थोड़े, ठीक है ना। जैसे गवर्नर पढ़ा, राष्ट्रपति पढ़ा है, तो कुछ न कुछ बोले होंगे गवर्नर के बारे में। जब संसद पढ़ा है तो विधानसभा। और आपको, इसको तो हम कभी गलती ही नहीं करते कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कचहरी, लोअर कोर्ट, ये बताने में कोई गलती ही नहीं करते, एक साथ ही पढ़ाया जाता है ना। तो आपने यहाँ पर देखा था 124 से 147, यहाँ पर देखा था 214 से 237, ये मिला के खत्म हो गया, क्यों ना। तो जब ये खत्म, तो ये कंपेयर हो गया था, इसी में सब लिटिगेशन, ये वाचा पाचा, परिवार न्यायालय वाला जो भी चर्चा हुई होगी, हुई होगी। अब आप पढ़ रहे हैं चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पढ़ने में आपको सरल इसलिए लगना चाहिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आप जानते हैं। विधानसभा पढ़ने में आपको सरल नहीं, क्योंकि आपको लोकसभा, राज्यसभा वगैरह जानते। तो आप जब भी स्टडी करो, कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो इजी हो जाता है। आर्टिकल 237, आर्टिकल 52 से 237, जैसे हम ग्लोब बनाते हैं ना, तो उत्तरी में लाइन खींचते, कहते हैं बदवा में ही पलट दिया गया, क्योंकि वो पोलर जो स्टार्ट था उससे तो आपने वो लाइन खींच दिया 0 से 90, लेकिन दक्षिण की तरफ कौन सा लाइट आ रही थी कि उसके उससे लाइन खींचा, सेम टू सेम कर दिया। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि जो राष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद है, यानी कार्यपालिका, और फिर संसद और जुडिशरी, जैसे आप वहां सीखे उसको पलट दो ऐसे, तो थोड़े आर्टिकल चेंज होंगे, और थोड़े से जो अलग अलग थोड़े से पावर्स में डिफरेंसेस हैं, उसको आपको अलग दिखेगी। बस जहां पर माइन्यूट सा डिफरेंस है उसको पकड़ ले, यही उसका मैकेनिज्म। मतलब जैसे नट बोल्ट होता है ना, कोई छोटा नट है, कोई बड़ा नट है, लेकिन खोलने का तरीका वही है, रिंच बदल दो उसका, रिंच जैसे बदले वो खुल जाएगा। बड़ा वाले नट में छोटा वाला रिंच जाएगा ही नहीं, और छोटा नट में बड़ा वाला वो लगा दोगे तो पकड़ेगा ही नहीं।
यही इसका मैकेनिज्म। जैसे आपने देखा कि राष्ट्रपति जो है वो विशेष वो मिला हुआ है, क्या बोलते हैं, स्व विवेकाधिकार, है ना, डिस्क्रिशनरी पावर जिसको कहते हैं, ठीक। और यही राज्यपाल को मिला है, लेकिन राज्यपाल को कुछ ज्यादा मिला है। यही उसका मैकेनिज्म है। समझ, एक ज्यादा क्या मिला है कि कुछ मामलों में वह बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, जबकि राष्ट्रपति के पास ऐसा कुछ नहीं है। किसके लिए सुरक्षित है, वही सुप्रीम में तो कहाँ रखेंगे किसी के लिए। तो यहाँ पर वो डिस्क्रिशनरी पावर उसका ज्यादा है। बाकी जो प्रिविलेज की बात करो, पावर की बात करो, एग्जीक्यूटिव के साथ, लेजिस्लेटिव के साथ, अब आर्टिकल 123 में देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब सेशन नहीं होता है तो वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, है ना। यही ऑर्डिनेंस आर्टिकल 213 में गवर्नर ला सकते हैं। इसके साथ जो अमेंडमेंट हैं कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल संख्या में और कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब तीरथ सिंह रावत जी चीफ मिनिस्टर बने यहाँ पे, याद है कि नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मार्च में चीफ मिनिस्ट्री से हटा दिया गया। मार्च 2000, यहाँ 22 में इलेक्शन हुआ था ना, 21 इलेक्शन एक आध साल रह गया। तो कोरोना जो सेकंड आया था उससे पहले मार्च में, शायद 10 मार्च या 9 मार्च ऐसा कुछ था, बजट सत्र चल रहा है, उसी बीच से हटा, पता नहीं क्यों हटाया और आनंद फानंद हो गया, मतलब हटा दिया। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया चीफ मिनिस्ट्री से तो तीरथ सिंह रावत आए, ठीक। तीरथ सिंह रावत जी जब आए तो एक टेक्निकल इशू क्रिएट कर दिया गया कि अब 6 महीना जो है वो रह गया है इलेक्शन, क्योंकि वो विधानसभा का सदस्य नहीं। असल में कोई भी इलेक्शन जो है, जैसे 6 महीने का कार्यकाल 6 महीने अगर में होने वाला है, नहीं समझे, कोई भी व्यक्ति चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर बन सकता है। आप इसको समझ रहे हैं कि नहीं, कोई भी बन सकता है, बशर्ते कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन है बच्चा, हाँ? क्या कंडीशन है बताओ। अरे यार, इंडिया के सिटीजन सब है, तुम बताओ सारिका क्या होना चाहिए अगर वो चीफ मिनिस्टर, कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर, हाँ, चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर है तो राज्य का विधायक हो। मान लो हम कह रहे हैं कोई भी बन सकता है, तो कहाँ विधायक है वो। आज धामी जी बहुत खुश हो, हम आपको कहें कि चलो भाई मिनिस्टर बनो, तो बना सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताओ बना सकते हैं कि नहीं। तुमको शपथ आज शाम को गवर्नर से धामी जी दिलवा सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताओ, ये जानकारी है कि नहीं, दिलवा सकते हैं कि नहीं, हाँ। अरे यार, एज एज तो छोड़, एज है, तुम भारत के नागरिक भी हो, तुम्हारी एज भी है, और उसको छोड़ो तुम, चलो ये क्लियर है, तुम भारत के नागरिक हो, तुम्हारी एज उज सब है, तुम क्वालिफाइड हो, लेकिन तुम कोई विधायक विधायक नहीं हो। लेकिन उनकी बड़ी कृपा, वो बोले यार सुशील सर ही हैं, चलो इन्हीं को बना देते हैं मिनिस्टर। तो शपथ अगर दिलाना चाहे तो दिला सकते हैं कि नहीं, गवर्नर साहब से शाम को दिला सकते हैं, सहमत है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन हम बने कब तक रहेंगे, जब तक इलेक्शन नहीं होगा। क्यों, तो इलेक्शन अगर एक आध 1.5 साल बाद होगा तो तब तक बने रहेंगे, क्यों बच्चा, जब तक इलेक्शन, ये कह रही है कि जब तक इलेक्शन नहीं हो। कितने लोग सहमत हैं कि जब तक इलेक्शन नहीं होगा बने रहेंगे, जरा हाथ उठाइए क्या, हाँ? इसकी बात, तुम्हारा क्या है, फिर से बोल सकती, बदल सकती अपना उत्तर, है? जब तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने मार्च 2021, और इलेक्शन आप जानते हैं यहाँ फरवरी 2022 को हुआ,
वोट दिए थे ना? नहीं दिए थे क्या? वोट नहीं दिए, शिकायत कर दूंगा मैं। वोट देना जरूरी है। आपने वोट दिया फरवरी 2022 में, क्यों चला? दिया ना? कौन सा दिन था यार? 15 फरवरी था ऐसा कोई? आपने वोट दे दिया। आप 22 में वोट दिए और मार्च में सरकार आई, करीब 11 महीना सरकार के बाद इलेक्शन हुआ। तो तीरथ सिंह रावत अगर मान लो मुख्यमंत्री बने रहते, तो क्या वो 11 महीना बिना इलेक्शन के मुख्यमंत्री बने रहते? क्यों? टाइम पीरियड, वही तो मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा टाइम था वो? अरे भाई, मैंने क्या बोला? कभी धामी साहब हमको बोले कि कहाँ हो डॉक्टर सुशील सिंह? मैंने कहा सर क्लास में हूं, सवेरे हम यही हमारा काम है। बोले अच्छा ठीक है, पढ़ा लो, जरा दोपहर में चले आना सीएम हाउस, आज शपथ दिलवाना है आपको। तो हमने कोट वोट पहन लिया अपना, बढ़िया से टाई हुई लगा, हाँ सर आ रहे हैं, हम भी खुश हो जाएंगे, मिनिस्टर बना रहे हैं। लेकिन अगर वो मिनिस्टर बनाएंगे तो हम कब तक रहेंगे, हम ये पूछ रहे हैं, क्योंकि हम विधायक नहीं हैं। बताओ। तो हमारा कलेजे में दर्द हो रहा है इस समय। तो तुम इतनी देर से काहे बोलती हो? नहीं, एक एक आदमी था, अभी कह रही है, अभी आपने पूछा कितने महीने तक, मतलब महीना हमको बोलना जरूरी था? वह अब तक आइडिया नहीं आया? ये तो वही बात हो गया बच्चा। एक आदमी था, वो बहुत ही आलसी था, बहुत ज्यादा। अपने मत लीजिएगा, लेकिन इससे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना? बहुत आलसी था। ठीक, इतना आलसी था कि एक दिन कुत्ता उसका मुंह चाट रहा था, उसने कुत्ता नहीं मारा। इतना आलसी था कि हाथ भी नहीं उठाया, बोला चाट रहा जाए, मतलब कुछ करता ही नहीं। लेकिन जब कुत्ता मुंह चाट के चला गया, तो अपनी भाभी से कहता है कि भैया को आने दो, तो मैं उनसे शिकायत करूंगा कि कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा था, भाभी ने मारा नहीं। खुद का मुंह चाट रहा, हाथ नहीं मार रहा उसको, और भाभी की शिकायत लगाए। तो हम जब तक हर चीज नहीं बोलेंगे, तब तक आप समझेंगे नहीं। हा? लोगों ने इशारों से क्या क्या कर डाला। आप, मैं इतना बोले जा रहा हूं, आपको चीज समझ में नहीं आ रही है। अगर कोई व्यक्ति विधायक नहीं है, तो उसको चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर कितने समय तक के लिए बन सकता है? अब बताओ। 6 महीने। उसके बाद उसके अंदर क्या करना पड़ेगा उसको? अगर इलेक्ट नहीं होता है, अगर सेंटर में है, तो राज्यसभा लोकसभा में जाना पड़ेगा उसको, और अगर स्टेट में है तो विधानसभा में, और विधान परिषद है तो वो भी हो सकता है। ठीक है, आया समझ में? वो हो सकता है। तो तीरथ सिंह रावत जो 2021 मार्च में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जब बने, तो वो विधानसभा के सदस्य नहीं। ऐसे में उनको विधानसभा की सदस्यता लेनी पड़ती, यानी कि चुनाव लड़ना पड़ता। जिसका टेक्निकल इशू ये बताया गया, जो जनरली है, आर्टिकल 164 वगैरह में जाएंगे, 1-2 क्लास वगैरह में जाएंगे, तो आपको आइडिया ये मिले। लेकिन मैं सरसरी तौर पे आपको समझा दे रहा हूं कि जब भी आप ऐसे प्रकरण में होते हैं, तो 6 महीना अगर इलेक्शन बाकी हो, अगली विधानसभा गठित होने में 6 महीना से कम वक्त हो, तो टेक्निकली इलेक्शन नहीं कराया जाता। यानी इलेक्शन कराओ तो कम से कम 6-7 महीना तो यार टाइम हो आगे कुछ रहने का, तो उसको नहीं कराया जाता। तो चूंकि संविधान में कोई भी व्यक्ति मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर व्हाटएवर बन सकता है, बशर्ते कि 6 महीना तक ही रह सकता है, अगर वो विधानसभा, संसद, जो भी एक्सवाइजेड में नहीं गया है। और अगर टेक्निकल इशू ये है कि अगली विधानसभा गठित होने में 6 महीने से कम वक्त है, तो इलेक्शन कराया नहीं जा सकता। तो तीरथ सिंह रावत जी जब इलेक्शन नहीं करा सकते हैं, तो 6 महीना के बाद कंटिन्यू नहीं कर सकते।
इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा, है ना। यह एक टेक्निकल बात हमने आपको इस ढंग से समझाया, लेकिन इसके हकीकतें कुछ अलग है। इसकी वास्तविकता को अगर खंगालेंगे तो चीफ मिनिस्टर के मामले में इसी संविधान में इलेक्शन हुए, अलबत्ता 6 महीने से बाद 6 महीने के अंदर फिर क्यों ना इलेक्शन हुआ हो। कंसेप्ट को समझना। चीफ मिनिस्टर पूरी सरकार होती, चीफ मिनिस्टर के हटने से सरकार खत्म हो जाती, और मिनिस्टर के हटने से एक मिनिस्टर हटता है, बाकी तो सब चलता ही रहता है। उस मिनिस्टर का काम चीफ मिनिस्टर में चला जाता है। न जाने कितने मिनिस्टर से हटते रहते हैं, कोई मर जाता है, कभी कोई हट जाता है, किसी को इस्तीफा देना पड़ता है, किसी को चीफ मिनिस्टर निकाल देता है, तो उसका विभाग अपने पास आ जाता है। उसको लगता है कि यार लोड ज्यादा है तो अपने किसी मिनिस्टर में बांट देता है, वो तो उसकी संवैधानिक ड्यूटी है, तो कर ही लेता है। तीरथ सिंह रावत जी के मामले में टेक्निकल इशू ये था, इन बिहाफ ऑफ, कह सकते हैं बिहाफ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऐसा एक पॉइंट है कि अगर चीफ मिनिस्टर की इलेक्शन की बात, मिनिस्टर की नहीं, चीफ मिनिस्टर, तो कराया जा सकता है, क्योंकि ऐसा इलेक्शन हो चुका है भारत, ऐसा किया जा चुका। क्योंकि चीफ मिनिस्टर बोले तो पूरी व्यवस्था को नहीं बिगाड़ा जा सकता। लेकिन पॉलिटिकल में पॉइंट ऑफ व्यू से उड़ीसा वगैरह, पंजाब थोड़े से एग्जाम्पल हैं जहां पर इस तरीके की घटनाओं में इलेक्शन हुए हैं, समझे ना। अगर मैं इसको दूसरे ढंग से देखूं, ओके, अगर इसको दूसरे ढंग से देखें, प्रत्युष कहां हो आप, अगर आप इसको दूसरे ढंग से देखें, है ना, तो तीरथ सिंह रावत जी का जो परफॉर्मेंस मार्च से लेकर के, जब भी अगस्त सितंबर के बीच में, जब भी अगस्त वगैरह तक में बहुत एक्टिव नहीं देख पाई सब जो लोग। एक तो वो बेचारे फंस गए चीफ मिनिस्टर बनते ही कोरोना सेकंड वाले में। अप्रैल वाला ध्यान है कि नहीं, 21 में तो था, है ना, बड़ी स्थिति बिगड़ी। खैर जो भी था, मतलब उनका जो अग्रेशन होना चाहिए एज अ लीडर स्टेट का, शायद उनको न दिखा हो। ये मैं पॉलिटिकल एक अनुमान जो है वो बता रहा हूं। तो वहां बीजेपी के बैठे हुए जो आला अफसर थे, उनको लगा कि यार अगले साल हमको इलेक्शन में जाना है और इनके नेतृत्व में इलेक्शन करेंगे तो क्या पता मामला ठीक न रहे। मतलब चीफ मिनिस्टर तो हमने बड़ा ईमानदार सही चुन लिया, लेकिन अग्रेशन उस तरीके का पोटेंशियल वाला नहीं दिखा। आप समझे ना। तो उन लोगों ने, टेक्निकल इशू इलेक्शन वाला भी था, तो टेक्निकल इशू इलेक्शन का बना करके उनसे इस्तीफा दिलवा। जबकि इसी देश में इस टेक्निकल इशू के बीच भी इलेक्शन हुए हैं, यानी इसके उदाहरण हैं। लेकिन चूंकि उनको लगा कि इस तरीके की व्यवस्था के बीच, नेतृत्व के बीच हम 2022 को शायद न जीत पाए, तो क्यों ना हम नेतृत्व को एक बार फिर से बदल दें, कोई ऐसा नेतृत्व लाएं जिससे कि वो उसमें डायनेमिक हो, मोटिवेटिंग हो, थोड़ा बेटर हो, ताकि इलेक्शन में हम अच्छा रोल अदा कर पाए। वो तो टेक्निकल इशू वो था, लेकिन इन्होंने अपनी खामियों कुछ टेक्निकल इशू से छुपा ली एक प्रकार से, जो हवा लग गया। खैर तब जाके धामी जी है, और धामी जी पॉलिटिक्स में तो यार अंडर 50 सब यंग ही रहते हैं, है ना। आफ्टर 40 और 50 के बीच में तो एकदम जबरदस्त यंग रहते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स थोड़े अनुभव से होकर गुजरती है ना। तो जो 10-5 साल का अनुभव जब तक ना हो, पॉलिटिक्स शायद नहीं कर पाता। नए नए लड़के हो तो जाते हैं, लेकिन उस तरीके की उनकी समझ जो है, पॉलिटिक्स थोड़ी परिपक्वता की मांग तो करती है। फिलहाल एक डायनेमिक लीडर के रूप में धामी जी को अवतरित हो गए, और संयोग से वो 2022 के इलेक्शन में प्रचंड जीत भी हासिल कर ली। अलबत्ता वो अपनी सीट हार गए थे, है ना। और हमारे यहाँ तो एक रिवाज हो गया है, चीफ मिनिस्टर हरा दो। हाँ, हरीश रावत को
2 बार हरा दिया लोगों ने उसी 2017 के इलेक्शन में। इसके पहले खंडूरी साहब भी चीफ मिनिस्टर के रहते हुए इलेक्शन लड़े, उनको हरा दिया गया। और धामी जी को भी हराया। तो मतलब यहाँ हिस्ट्री है, मतलब कोई नई घटना नहीं हुई, चीफ मिनिस्टर ही हार गए। मतलब सारे लोग जीत रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हार गए। तब देखे होंगे कि उस समय थोड़ी पेशो पेश चल रही थी कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। हमने फेसबुक पे कई बार लिखा भी इसको कि भाई ठीक है, जनता ने क्या समझा उनको मुझे नहीं मालूम, टीमा के लोगों ने उनको क्यों नहीं जिताया, लेकिन जो जिसके लीडरशिप में आप इतना बड़ा बहुमत पा रहे हैं, उसके हार जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चीफ मिनिस्टर तो धामी को ही बनाना चाहिए। भाई आप किसी को तो बनाओगे ना, तो उनमें ऐसी क्या खराबी हो गई भाई कि 6 महीने में इतने खराब हो गए कि वो विधायक ही रह जाए, चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं? और उन्होंने नेतृत्व लिया है, उन्होंने तनाव लिया है, उन्होंने जोखिम लिया है, लेकिन सबको जिताते जिताते खुद हार गए। लेकिन चीफ मिनिस्टर के दावेदार वही, हालांकि उन्हें ही बनाया गया। यही एग्जाम्पल आप ममता बनर्जी को देख लीजिए। ममता बनर्जी इतने प्रचंड बहुमत से जीती लेकिन खुद हार गई। ऐसा होता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर खुद बनी है। अब ये चलन है, देखो लीडर में अगर आप जैसे कहते हैं सेना नायक है, अगर मान लो उसकी आर्मी युद्ध जीत रही है लेकिन सेना नायक चोटिल हो गया, तो उसको भी आप मतलब दुरुस्त ही मानो। इसीलिए तो जीते कि वो सब, इसीलिए तो हारा कि सब कुछ जिता रहा था, क्या पता ना कर पाया। और हरीश रावत जी भी हार गए थे वहां, पूर्व मुख्यमंत्री, फिर से वो क्या नाम है, लाल कुआं से लड़े थे, वहां से वो हार गए। ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, हार जीत लगी रहती है फिलहाल। तो यह जो प्रकरण है, इन सब यही मैकेनिज्म या टेक्निकल इश्यूज होते हैं जो सवाल पूछे जाते। आपसे सवाल ये नहीं पूछेगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है तो पटाख से बता देंगे आप। चलो किसी कंपटीशन में पूछ लिया अलग बात है, बट बड़े कंपटीशन सिविल सर्विसेज में तो ये तो पूछता नहीं गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तमिलनाडु का कौन है, ऐसा सुने हैं कहीं पे? इसके टेक्निकल इश्यूज को पूछते। टेक्निकल इशू क्या है या टेक्निकल चीजें क्या है? कोई भी चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर सब बन सकता है, कब तक? 6 महीने के लिए, चलो ये भी सामान्य बात। लेकिन क्या ऐसी स्थिति में कि इलेक्शन 6 महीने में होने वाला हो और किसी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर हो और उसे अगले इलेक्शन में जाना है, मतलब तो 6 महीने अगर तक विधानसभा का सदस्य नहीं बनता तो उसकी चीफ मिनिस्ट्री जा सकती, तो ऐसे केसेस में निर्वाचन आयोग कर सकता है 1। अब आपको वहां पर बोलेगा, तो चीफ मिनिस्टर के केसेस में देश में इलेक्शन हुए हैं। ये तो मिनिस्टर से सरकारों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक मिनिस्टर कम होता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर हटने से पूरी व्यवस्था खत्म हो जाती है। और लोकतंत्र में सरकार तो चाहिए। ठीक है, आपने उद्धव ठाकरे का नाम सुना? हाँ, उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे 2019 में 2019 चीफ मिनिस्टर बने महाराष्ट्र। 2019 में चीफ मिनिस्टर बने बीजेपी। और ये सब थोड़ा सा जो पॉइंटेड चीज है ना, जब स्टेट टू स्टेट पढ़ते हैं ना, तो इसके पॉलिटिकल स्टैंड को भी थोड़ा सा जानकारी कर लिया जाती, जैसे भी इलेक्शन होती कोई आइडिया रखा था। क्योंकि जो करंट इश्यूज टाइप की चीजों को लपेट के जब पूछा जाता है तो वो बड़े इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, इंपॉर्टेंस में आ जाते हैं चीफ मिनिस्टर के मामले में। उद्धव ठाकरे 2019 में चीफ मिनिस्टर बने। हालांकि इन्होंने अलायंस किया था, बीजेपी और शिवसेना का अलायंस था इलेक्शन में। शिवसेना और बीजेपी ने बहुमत हासिल किया, ठीक ठाक बहुमत हासिल किया, कोई लाग लपेट नहीं था। शिवसेना के सदस्य कम थे, बीजेपी के ज्यादा थे। जाहिर है बीजेपी बड़ी पार्टी है, ज्यादा जगहों से चुनाव लड़ती है, उसकी संख्या ज्यादा थी, शिवसेना कम थी, लेकिन दोनों मिलाकर के बम्पर बहुमत थी। लेकिन शिवसेना के उद्धव ठाकरे इस बात पर अड़ गए कि चीफ मिनिस्टर हमें बनना है, मतलब हमारी पार्टी को। ठीक, शिवसेना का चीफ मिनिस्टर। बीजेपी के लोगों को लगा यार ये भाई अलायंस है, ठीक है, लेकिन इतना नहीं जीता है कि हम इतना बड़ा बहुमत के साथ इसको समर्थन करें। मतलब बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी रहना चाहती थी।
लेकिन कम सीट के बावजूद भी उद्धव ठाकरे बड़ा छोटा भाई बनने के लिए तैयार नहीं। तो इलेक्शन होने के बाद जिसके पास बहुमत है वो झगड़े में है, बाकी सब ऐसे ही है, शरद पवार हो, कांग्रेस हो, सब ऐसे ही, क्या उनके पास था ही नहीं ठीक ठाक से ज्यादा। तो बाद में इन लोगों के झगड़े में अलायंस टूट गया, अलायंस टूट गया। अब अलायंस टूटने के बाद बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, नहीं इनके पास, अब किसी के पास बहुमत। ऐसे केसेस में शरद पवार और कांग्रेस, यानी जो उनकी पार्टी थी पवार जी की, और कांग्रेस मिल करके अलायंस किया। बहुत उठापटक हुए, कोश्यारी साहब उस समय गवर्नर थे, उठापटक बहुत हुआ है इसमें, वो सब पे नहीं जाते हैं हम। जो हमारा मंतव्य है कहने का वो मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो उद्धव ठाकरे को मिला जुला करके सब लोगों ने चीफ मिनिस्टर बनाया। तो उद्धव ठाकरे उस समय किसी सदन के सदस्य नहीं, मेरा कहने का जो भाव था ये, ठीक है, किसी सदन के वो सदस्य नहीं थे। तो जब वो सदस्य नहीं थे तो 6 महीने के भीतर उनको किसी भी सूरत में सदस्य होना था। लेकिन महाराष्ट्र में विधान परिषद है, आपको ध्यान हो तो विधान परिषद है वहां, ठीक। तो विधानसभा विधान परिषद किसी का सदस्य होना चाहिए। उद्धव ठाकरे विधान परिषद के सदस्य हुए मई 2022, 6 महीना में हो जाना चाहिए, तो ऑलमोस्ट जो टाइम था उसी के दौरान हो गए होंगे। तब वो रहे अपना 1.5-2 साल तक, जब बाद में तो ये सब लफड़ा हो गया, ठीक। तो हमने एक लेख लिखा था, क्योंकि यह बात हमको बड़ी नागवार गुजरी। अब देखिए, आपको लॉजिकल एस्पेक्ट में अगर आप निबंध लिख रहे हैं, निबंध भी एक टेक्निकल ग्राउंड पे चलता है। सिविल सर्विसेज के निबंध को अगर आप टेक्निकली उसको मजबूत करके चलें, बड़ा बनाने का प्रयास करें, तो आप देखेंगे कि एक उसका भी एक मजबूत ग्राउंड आपको बनाना पड़ता है। हमने सोचा यार कि जो पार्टियां जो है इलेक्शन से पहले अलायंस करती हैं उसको, और मेजॉरिटी हो और वो सरकार बनाने में झगड़े कर लें, ये डेमोक्रेटिक तरीके से यार सही बात तो नहीं हुई। भाई उद्धव ठाकरे और बीजेपी यानी शिवसेना और बीजेपी इलेक्शन से पहले अलायंस किए, भाई इलेक्शन के बाद अलायंस करते हैं वो तो मतलबी हो गए, वो ज्यादा अलग टाइप का राजनीति हो गया कि भाई अब मिल के कर लेते हैं, जैसे शरद पवार कांग्रेस से सब मिल के बनाए। लेकिन जो इलेक्शन में ही गए हैं आप अलायंस करके, तो उसमें यार सरकार ना दे पाना ये तो बड़ी विफलता है। तो मैंने इस पर एक आर्टिकल भी लिखा। जानते हैं क्या लिखा? हमने ये लिखा कि अलायंस अगर इलेक्शन से पहले है तो यह बलपूर्वक कानून होना चाहिए कि आप अलायंस बहुमत में है तो सरकार बनाना पड़ेगा, पार्टी नहीं तोड़। हट में ये जनता के साथ धोखा है, आप समझे ना? मतलब पॉलिटिक्स में ये एक गिरी और ओछी हरकत। अलायंस के साथ ऐसी गड़बड़ी नहीं। आप इलेक्शन के बाद अलायंस किए हैं, ना मिलिए, जैसे शरद पवार कांग्रेस और ठाकरे, उद्धव ठाकरे मिल रहे थे तो बाद में मिल रहे थे। बीजेपी और ये पहले, उद्धव ठाकरे चाहे चीफ मिनिस्टर बनाओ चाहे ना बनाओ, बीजेपी के लोग चाहे बनो, बट पार्टी नहीं तोड़ सकते। अब आपको सरकार देनी, ये मैंडेटरी होनी चाहिए। ऐसा क्या है कि दिन रात प्रचार किया, लोगों को बेवकूफ बनाया, हमको वोट दो, हम बीजेपी और शिवसेना एक साथ हैं, और इलेक्शन जीत गए तो दिमाग खराब हो गया। जैसे दो पार्टनर नहीं होते हैं, पहले एक दूसरे के सहयोग करेंगे, ये करेंगे, जब 1,50,000 कमाने लगेंगे तो झगड़ा कर लेंगे, कहेंगे यार कंपनी ऐसे हो गई वैसी हो गई। कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है देश में, ठीक है।